अगर आप यूजीसी नेट हिंदी की तैयारी कर रहे हैं तो एक सवाल का जवाब दीजिए। अवधि बोली किस अपभ्रंश से निकली है? नहीं आया ना जवाब? यही वो सवाल है जो पिछले कई सालों से नेट में बार बार पूछा जाता है। घूम फिर कर आता है क्वेश्चन, और आज की वीडियो के अंत में ये सवाल आपके लिए इतना आसान हो जाएगा कि आप इसे 5 सेकंड में जवाब दे देंगे, बिना रटे, सिर्फ समझ कर। तो आज से हम जो है वो 100 डेज़ का कोर्स शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम 100 डेज़ में पूरा कवर करेंगे हिंदी। और दिसंबर 2026 के लिए फुली प्रिपरेशन आपकी यहाँ से आज शुरू होती है। तो आज डे 1 है। डे 1 पे हम शुरू कर रहे हैं हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। आज हम 4 चीज़ें कवर करेंगे, और मैं आपको बता दूं कि इसमें से हर टॉपिक में नेट से सीधे क्वेश्चन आता है। सब पहला जो है प्राचीन आर्य भाषाएं, यानी संस्कृत की 2 अवस्थाएं। दूसरा है पाली और प्राकृत, यानी वो भाषाएं जिनमें आज की सारी भारतीय भाषाओं से ये जुड़ी हुई हैं। तीसरा है अपभ्रंश और अवहट, यानी हिंदी की सीधी सादी भाषाएं। और चौथा है आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का वर्गीकरण, यानी हिंदी खुद कहाँ फिट होती है। इन चारों को जोड़कर एक पूरी टाइमलाइन बनेगी, संस्कृत से लेके आज की हिंदी तक। तो ध्यान से देखिए, क्योंकि हर स्टेप अगले स्टेप से जुड़ा हुआ है। सबसे पहले समझिए कि हिंदी जो है वो अकेले नहीं टपकी है, इसका एक पूरा जो है वो खानदान है। सबसे ऊपर जो है भारोपीय, यानी कि इंडो यूरोपियन। फिर है भारत ईरानी, यानी इंडो ईरानियन परिवार। फिर आता है भारतीय आर्य, यानी इंडो आर्यन परिवार। इसमें भी जो है फिर ये डिफ्रेंशिएट हुए हैं, प्राचीन आर्य, फिर मध्यकालीन आर्य, और फिर आधुनिक भारतीय आर्य। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के भी जो 2 रूप हैं, ध्यान से सुनिएगा। वैदिक, जो नेट में कंफ्यूजन वाला पॉइंट ये है, वैदिक संस्कृत, और दूसरा है जो लौकिक यानी शास्त्रीय संस्कृत। वैदिक संस्कृत यही वो भाषा है जिसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद जो हैं वो लिखे गए हैं। इस समय लगभग समय अगर बात करें तो इसका 1500 से लेके 500 ईसा पूर्व है। और ये जो है इसमें व्याकरण बहुत ज़्यादा कसा हुआ नहीं था। स्वर भार यानी उदात्त, अनुदात्त, सवत्ती का जो है बहुत महत्व था, और भाषा जो है मौखिक परंपरा से चली आ रही थी। अब तो याद रखने, दूसरा जो है वो लौकिक या शास्त्रीय संस्कृत है। ये वो संस्कृत है जिसमें पाणिनि ने अपनी अष्टधाई के जरिए जो है नियमों को बांधा है। इसमें रामायण, महाभारत, कालिदास का साहित्य सभी जो है इसी संस्कृत में ही हैं। इसका समय जो है लगभग 500 ईसा पूर्व के बाद, यानी पाणिनि द्वारा जो है वो नियमबद्ध किया गया। एक छोटा सा टेस्ट बताइए कि कमेंट में लिखिए कि पाणिनि ने जो है वो किस संस्कृत को नियमबद्ध किया था, वैदिक को या लौकिक को। अब आते हैं अगले पड़ाव पे, यानी कि मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा की प्रथम अवस्था, पाली भाषा। ठीक है। पाली का जो समय है 6ठी ईसा पूर्व के आसपास है, और इसका जो केंद्र था वो मगध और उसके आसपास का एरिया था। पाली को समझने की एक चाबी है, वो है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म जो है, भगवान बुद्ध जो है उन्होंने अपना सारा उपदेश जो है त्रिपिटक, यानी कि विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक में जो है वो लिखा है। और इसकी जो भाषा है त्रिपिटक की, वो है पाली भाषा। भाषा की अगर दृष्टि से देखें, जो संस्कृत के मुकाबले जो पाली है वो आसान है, सरल है, और संयुक्त व्यंजन टूटकर आसान यहाँ हो जाते हैं पाली में। और बौद्ध धर्म जैसे जैसे फैला है, तो ये इसका एरिया हुआ है, ये श्रीलंका में, म्यांमार में, थाईलैंड तक जो है इसका विस्तार हुआ है। तो एक लाइन में आपको याद रखना है, पाली माने बौद्ध धर्म की भाषा, और मगध क्षेत्र से ये जुड़ी हुई है। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये वाला जो हिस्सा है बार बार नेट में पूछा जाता है, यानी कि प्राकृत भाषाएं। प्राकृत एक नहीं बल्कि कई है, पर हमारे सिलेबस के लिए 3 सबसे ज़रूरी हैं, शौरसेनी, अर्धमागधी और मागधी। तो चलिए एक एक करके हम लोग समझते हैं, और फिर आपको ट्रिक बताऊंगी जिससे आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगी।
शौर सेनी की बात करते हैं तो शौर सेनी जो है इसका क्षेत्र जो था वो मथुरा के आसपास का मध्य प्रदेश। ये जैन साहित्य की भाषा रही है और संस्कृत नाटकों में जो स्त्री पात्र होते थे वो भी जो है वो शौर सेनी में ही बोलते थे। तो इसमें दो आपको चीज़ें ज़रूरी मिल गई कि ये जो है ये जैन साहित्य की भाषा थी, और दूसरा है संस्कृत नाटक जो होते थे उसमें जो स्त्री पात्र थे वो जो है वो शौर सेनी बोलते थे। और सबसे ज़रूरी बात, शौर सेनी जो है आगे चलकर शौर सेनी अपभ्रंश बनी और उसी से निकलती है पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी यानी कि खड़ी बोली, ब्रज जैसी बोलियां। मतलब आपकी और मेरी बोलचाल की हिंदी की जड़ यही है, यानी कि शौर सेनी से ही शौर सेनी अपभ्रंश हुई और उसी से ही आई है पश्चिमी हिंदी। और पश्चिमी हिंदी में जो बोलियां हैं वो कौन सी है? खड़ी बोली और ब्रज जैसी बोलियां। तो हम लोग जो बोलचाल की जो हिंदी की जड़ है वो है पश्चिमी हिंदी। उसके बाद देखते हैं अर्धमागधी। अर्धमागधी जो है वो इसका क्षेत्र जो था वो कोसल और मगध के बीच का जो एरिया है वो है। और ये जैन आगम साहित्य की ये मुख्य भाषा रही है और इसी से निकलती है पूर्वी हिंदी, यानी कि अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ये बोलियां निकलती हैं इससे। अब वो सवाल याद है जो हमने वीडियो की शुरुआत में पूछा था कि अवधि जो है वो किस अपभ्रंश से निकली है। तो अब आप जवाब दे सकते हैं कि अवधि जो है वो अर्धमागधी अपभ्रंश से निकली है। तीसरी जो है वो है मागधी, पूर्वी भारत का यानी मगध क्षेत्र की भाषा। बौद्ध और जैन दोनों परंपराओं से ये जो है मागधी जुड़ी हुई है। इसी से निकलती है बिहारी, बंगला, उड़िया और असमिया, यानी पूर्वी उत्तर भारत की 4 बड़ी भाषाएं। अब इसको एक सूत्र में बांधते हैं और दोबारा से दोहराएं मेरे साथ। शौर सेनी से पश्चिमी हिंदी, अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी और मागधी से बिहारी, बंगला, उड़िया, असमिया। ये लाइन आपको याद रखनी है, इससे 90% जो क्वेश्चन आपके लिए जो है वो सॉल्व हो जाएंगे। ये लाइन आपको याद रखनी है। अब बात करते हैं अपभ्रंश की। मध्यकालीन आर्य भाषा की आखिरी अवस्था और हिंदी की जो है वो सबसे नज़दीकी पूर्वज भाषा। अपभ्रंश शब्द बना है अप प्लस भ्रंश से, अर्थात मानक भाषा से विकृत हुआ रूप। इसका समय लगभग 6वीं से 10वीं शताब्दी ईस्वी के बीच है। अब हम 3 नाम याद रखेंगे क्योंकि नेट में ये 3 नामों से प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला है स्वयंभू, दूसरा है हेमचंद, तीसरा है पुष्पदंत। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहते हैं, इनको कहा जाता है। हेमचंद जो है ये है अपभ्रंश के प्रथम व्याकरणचार्य और इन्होंने लिखा है सिद्ध हेम शब्दानुसार। तीसरे हैं पुष्यदंत, ये है अपभ्रंश के कृष्ण काव्य परंपरा के प्रवर्तक। प्रमुख विशेषताएं अब हम देख लेते हैं। संस्कृत प्राकृत की तुलना में अधिक सरलीकृत रूप रचना है, ठीक है। क्षेत्र विविधता के बीच इसी अवस्था से स्पष्ट दिखते हैं और जैन कवि द्वारा विलुप्त साहित्य जो है वो सृजन हुआ है, चरित काव्य और राज काव्य। अपभ्रंश की जो खासियत है वो यही थी कि यहाँ से अलग अलग इलाकों की जो है भाषाई पहचान साफ साफ नज़र आने लगी थी। अब सबसे ज़रूरी सवाल, अपभ्रंश जो है वो सीधे हिंदी नहीं बनी, बीच में एक जो है वो एक कड़ी है और उस कड़ी का नाम है अवहट। अपभ्रंश और हिंदी के बीच में जो एक कड़ी है वो है अवहट। अवहट को समझने की एक, एक तरफ अपभ्रंश है और दूसरी तरफ पुरानी हिंदी। अवहट जो है इन्हीं दोनों को जोड़ता है। इस बात का सबसे मशहूर जो सबूत है वो है कवि विद्यापति की वो पंक्तियाँ जो देशज भाषा यानी अवहट के महत्व की बात करते हैं। ये पंक्ति विद्वानों के बीच अवहट और पुरानी हिंदी के बीच के रिश्तों को समझने के लिए बार बार दी जाती है। इस विकास क्रम को में 2 बड़े नाम जो हैं वो याद रखने हैं आपको। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जो हैं वो कहते हैं अपभ्रंश और पुरानी हिंदी का
कोई अचानक नहीं टूटी है, बल्कि क्रमिक और निरंतर विकास है। ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं। डॉक्टर नामवर सिंह कहते हैं, जिन्होंने पूरी एक किताब लिखी है इसी टॉपिक पर, हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग, ये बुक का नाम है। तो ये आपको ज़रूर याद रखना है, क्योंकि लेखक पूछे जाने वाले सवाल नेट में आ चुका है एक बार, ठीक है। और उसके बाद तो सामान्यतः शौरसेनी जो है अपभ्रंश को पश्चिमी हिंदी का प्रत्यक्ष स्रोत माना जाता है। तो आपको याद रखना है पहले कैसे आया, अपभ्रंश आया, ठीक है, 6वीं से 10वीं शताब्दी तक, फिर अवहट, ठीक, फिर पुरानी हिंदी 10वीं से 14वीं सदी, फिर आया आधुनिक हिंदी जो वर्तमान में अभी चल रहा है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं, यानी आज जो भाषाएं हम बोलते हैं, इनमें सबसे बड़ा स्टैंडर्ड वर्गीकरण दिया है ग्रेयर्सन ने। ग्रेयर्सन का वर्गीकरण, भीतरी व बाहरी उपवर्ग। बाहरी उपवर्ग में आते हैं सिंधी, पंजाबी जैसे उत्तर पश्चिमी भाषाएं, मराठी जैसे दक्षिणी भाषाएं, और बंगला, उड़िया, असमिया, बिहारी जैसी पूर्वी भाषाएं, ठीक है। भीतरी उपवर्ग में जो आते हैं वो है पश्चिमी हिंदी, यानी खड़ी बोली कन्नौज वाले, कन्नौजी और बुंदेली। फिर पूर्वी हिंदी में अगर देखते हैं तो पूर्वी हिंदी में जो है वो है अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। और अन्य निकटवर्ती में राजस्थानी, पहाड़ी वर्ग। यानी हिंदी जो है को एक भाषा नहीं, एक पूरे परिवार का नाम है। ये जो है हिंदी जो है ये पूरे परिवार का नाम है। इसमें दर्जनों जो है उपभाषाएं और बोलियां शामिल है। इसका पूरा भौगोलिक नक्शा जो है हम डे 2 यानी कल हम विस्तार में देखेंगे, तो कल का वीडियो मिस मत करिएगा। अब हम पूरी जो हमने पूरा विकास क्रम है उसको हम एक लाइन में देख लेते हैं। सबसे पहले जो है वैदिक संस्कृत, फिर लौकिक, वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत। प्राकृत में आता है शौरसेनी, अर्धमागधी और मागधी, फिर अपभ्रंश, फिर अवहट, फिर पुरानी हिंदी, फिर आधुनिक हिंदी। ये एक लाइन आपको नज़र जवानी और एक बार में याद होनी चाहिए, और आपको मुजवानी याद हो गई होगी। तो समझ लीजिए यूनिट 2 का डे 1 का जो ये है ये पक्का हो गया। शौरसेनी जो नेट के पेपर के लिए वो जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो ये है कि शौरसेनी अपभ्रंश जो है ये खड़ी बोली हिंदी का भाषा की उत्पत्ति मानी जाती है। अर्धमागधी अपभ्रंश ये अवधी बोली का से ही विकास हुआ है। अर्धमागधी अपभ्रंश से ही, मागधी से ही जो है बिहारी, बंगला, उड़िया, असमिया का विकास हुआ है। और हेमचंद का जो अपभ्रंश के हैं ये पहले व्याकरणाचार्य हैं और इन्होंने सिद्ध हेम शब्दानुसार लिखा है। चलिए अब PYQs देख लेते हैं। इस पार्ट के से कितने कितने क्वेश्चन क्या क्या आए हैं। तो बघेली बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है, तो अर्धमागधी अपभ्रंश से। ये नेट 2023 में आया है। अवधि की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है, तो अर्धमागधी अपभ्रंश से हुई है। तीसरा प्रश्न है बिहारी, बंगला, उड़िया, असमिया का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ है, मागधी अपभ्रंश से। अपभ्रंश के प्रथम व्याकरणाचार्य कौन है, आचार्य हेमचंद। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहते हैं, स्वयंभू को। अपभ्रंश शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया है, आप इसका प्रश्न का उत्तर आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है, दिसंबर 2009 में आ गया है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। हिंदी के विकास क्रम में अपभ्रंश का योग नामक कृति के लेखक कौन है, डॉक्टर राममोहन सिंह। अपभ्रंश के विकास में हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग नामक कृति किसकी है, डॉक्टर राममोहन सिंह की। मुंडा भाषा परिवार जो है किस वर्ग में आता है, तो भारोपीय परिवार से ये भिन्न है, ठीक है। तो ये एक क्विक रिवीजन है जिसमें प्राचीन आर्य भाषाएं, इसमें वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत आता है। मध्यकालीन में पाली, प्राकृत और अपभ्रंश आता है। अपभ्रंश के प्रमुख नाम जो है स्वयंभू, हेमचंद और पुष्पदंत है। अवहट जो है अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के बीच की कड़ी है। ये साक्ष्य कौन बने हैं इसके, विद्यापति। आधुनिक आर्य भाषाओं में ग्रियर्सन ने इसको वर्गीकरण किया है बाहरी और भीतरी उपवर्ग में।
और हिंदी जो है वो भीतरी उपवर्ग में आती है। और शॉर्ट श्रेणी जो है पश्चिमी हिंदी है, अर्धमागधी पूर्वी हिंदी, और मागधी जो है बिहारी, बंगला, उड़िया, असमी है। अगर ये वीडियो आपके काम आया है तो लाइक कीजिए ताकि यूट्यूब को पता चले कि कंटेंट जो है अच्छा है और बाकी नेट एस्पिरेंट तक भी पहुंचाए। कमेंट में बताइए कि आज का सबसे मुश्किल पॉइंट कौन सा लगा। मैं हर कमेंट पढ़ती हूँ। अगर आप सच में दिसंबर 2026 का क्रैश जो कोर्स है जो कर रहे हैं ज्वाइन, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए क्योंकि हम फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाने वाले हैं। तो हिंदी के भौगोलिक विस्तार की, यानी कि आज हमने जो बात की है, कल हम बात करेंगे हिंदी के भौगोलिक विस्तार की, यानी कि हिंदी की सारी उपभाषाएँ, जिसमें उपभाषाएँ आएंगी, बोलियाँ आएंगी, खड़ी बोली, ब्रज बोली, अवधि की तुलना होगी। साथ में हम बता दें कल के टॉपिक में नेट का वेटेज उतना ही ज़्यादा है जितना ही आज का था। तो कल मिलते हैं डे 2 पे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, दोहराते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।